हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपकी हिस्ट्री की बुक है, उसका पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट क्या रहा है ट्रीटी ऑफ वियना। अब ये वियना कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। 1815 में यहाँ पे जो है एक ट्रीटी हुई थी, जिसमें जो है कुछ कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटेन था, रशिया था, पर्शिया था या ऑस्ट्रिया। तो ये सब मिलके जो है इन्होंने एक ट्रीटी की, जिसमें ये कहा गया कि मोनार्की वापस रिस्टोर की जाएगी, बैलेंस किया जाएगा पावर इन यूरोप में, और न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलिज्म? रियलिज्म का मीनिंग क्या है, यानी यथार्थवाद का मीनिंग क्या है? रियलिज्म जो है वो प्रैक्टिकल वे में सोचता है। ठीक है, तो जो रियलिज्म है वो ये सोचते थे, मतलब वो आइडिया 19th सेंचुरी में चला था। तो इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इनका मेन जो है वो आइडिया था। और ये एक किस्म से फिलोसफी थी, पॉलिटिकल और मॉरल लेवल पे। ठीक है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विच ईयर डिड नेपोलियन जो है बोनापार्ट इम्पोज करते हैं सिविल कोड को? ठीक है, तो सिविल कोड को 1804 में जो है वो इम्पोज किया जाता है। तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर डिड इटली यूनिफाइड? यूनिफाइड इटली का यूनिफिकेशन जो है वो कब होता है? 1861 में होता है। यहाँ पे है इटली। ठीक है, ये यूरोप का अगर आप नक्शा देखेंगे यानी कि मैप देखेंगे तो उसके साउथ इलाके में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, तो जो नेशन स्टेट का इम्प्लाइज क्या था? तो ये एक्चुअली में माना जाता है कि ये एक रीजन है जहाँ पे लोग रहते हैं, शेयर करते हैं सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और हिस्ट्री भी उनकी सेम होती है। ये फिजिकल बॉर्डर होते हैं, जैसे भारत का बॉर्डर है, नेपाल का है, चाइना का है, या फिर नॉर्थ कोरिया का है, साउथ कोरिया का है, या फिर रशिया का है, फ्रांस का है। इस तरीके से जो है फिर सिंगल गवर्नमेंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही वो हो, जैसे कि मतलब सब जगह डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। हो सकता है डेमोक्रेसी हो गवर्नमेंट में, हो सकता है कैपिटलिज्म हो सकता है कम्युनिस्ट हो सकता है मोनार्की हो सकता है किंगडम हो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो गवर्नमेंट होती है, पर लेकिन होती सिंगल गवर्नमेंट है। एक इलाके में तो एक ही गवर्नमेंट होएगी ना। तो इस तरीके से ये है। तो डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? सबसे पहले क्या मतलब था इसका ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का? ये मतलब था कि हम डिप्लोमेसी तरीके से बात नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे मिलिट्री पावर को। ठीक है, ये था इसका मतलब। अब ये किस चीज के लिए किया गया था? तो जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी। तो किसने अपनाई थी? तो ओटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, तो पर्शियन के पार्लियामेंट के जो पीएम थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हम अब डिप्लोमेसी तरीके से बात नहीं करेंगे, हम अब क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, यानी कि मिलिट्री जो है पावर को यूज करेंगे। तो ये आंसर है आपका डी। जर्मनी यहाँ पे है। और ये जो इलाका था पहले, ठीक है, तो ये सारा जो इलाका था ये पर्शिया था, बहुत शक्तिशाली था ये पर्शिया का इलाका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्लेड क्रुशियल रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो एक्चुअली में जो है लोगों में किस लेवल के लोगों ने उसको स्प्रेड किया था? ठीक है, क्या रिच लोगों ने किया था, मिलिट्री ने किया था, या फिर जो चर्च ने किया था, या फिर जो लिबरल मिडिल क्लास थी उसने किया? यस, आंसर है आपका ए, लिबरल मिडिल क्लास, क्योंकि उसके पास थिंकिंग थी, उसके पास स्किल थी, उसके पास एजुकेशन थी, उसके पास इंटेलिजेंस थी। वो पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से दूर तक सोच सकते थे, क्या उसका रिजल्ट होगा, ये सब कुछ सोच सकते थे। ठीक है, तो उनको ये था कि नेशनलिज्म होना ही चाहिए। ठीक है, ये भावना सब में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांटिज्म? रोमांटिज्म ने 1900 की दशक में ये चला। ठीक है, सेंचुरी में चला ये यूरोप में। ठीक है, अब ये था, ये एक्चुअली रोमांटिज्म का यहाँ पे मतलब है कि देश के लिए प्रेम, प्यार।
देश के लिए प्रेम, प्यार, मोहब्बत जो भी है, ठीक है, तो देश के लिए मर मिटने के लिए, ठीक है। तो ये रोमांटिज्म निकला कहाँ से, मतलब कौन थे ऐसे लोग, तो आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, तो उन्होंने जो है वो देशभक्ति में लिखने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इनका फोकस पॉइंट था कि इमोशंस और नेचर जो इंस्पायर करता था नेशनलिज्म को, ठीक है। ये एक कल्चरल मूवमेंट था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रखे गए थे इसमें, मेन फोकस पॉइंट यही था। तो आंसर है आपका डी, देश प्रेम के लिए रोमांटिज्म का ये शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में, जो नेपोलियन कोड के बारे में हम जानते हैं, तो ये आंसर है आपका सी, इट अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस, जितने भी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन बर्थ के ये इसका बेटा है, इसी को गद्दी मिलेगी, नहीं, अब हो गया, नहीं, ये नहीं होगा। जिसके पास स्किल होएगी, जिसके पास एबिलिटी होएगी, जिसके पास काबिलियत होएगी, जो इसके योग्य होएगा, वही इस गद्दी में बैठेगा या फिर इस शक्ति का यूज करेगा, ठीक है, जो भी मतलब जिसके जो भी अथॉरिटी होएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी का क्या मतलब होता है, ठीक है, 19th सेंचुरी में यूरोप में। अब रूढ़िवादी क्या होता है कि रूढ़िवादी क्या सोचते हैं कि ट्रेडिशनल ही चीजें आगे बढ़े, वो नई चीज को, नई आइडिया को, नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। भूलना मत इस बात को, क्योंकि ये कोई नहीं समझाएगा आपको रूढ़िवादी क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ अभी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है आपका डी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।